अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं जी। दो क्वेश्चंस थे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 19 और 21 हो गए थे। तो मसला आया तो बताएं। आज भाई दोनों कपड़े भी सेम हैं। हाँ जी। अच्छा, पेज नंबर 59 पे हैं। थोड़ी सी ज़रा आज ज़रा थेरी खेल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन चूँकि थेरी वैसे ज़रा बोझ सी बन जाती है, तो हम विद एग्जांपल्स ही थेरी को देखते रहेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसर। असल में कल हमने ऑपरेटिंग लीज पढ़ी है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेसर हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड द, ऑपरेटिंग लीज क्या थी जी? लेसर हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ फिजिकल एसेट टू लेसी। द लेसर शैल शो द लीज्ड एसेट एज अ नॉन करंट एसेट इन फाइनेंशियल पोजीशन। यही कहा था हमने कल, बोलो। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के बारे में। जो लिखा है पहले इधर से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीज की। यानी कि इसको उर्फ़ आम में यूँ भी कहा जाता है कि किराए पे दिया हुआ एसेट, रेंटेड आउट, ठीक है। अब अगर तो अच्छा, ऑपरेटिंग लीज है ना, ऑपरेटिंग लीज तो IFRS 16 लीज रेंटल्स पर लगता है। किस पर लगता है जी? लीज रेंटल्स पर। कौन लगता है जी? IFRS 16। और वो क्या कहता है जी? बोलो, वो क्या कहता है कि IFRS 16 क्या कहता है? नो, IFRS 16 क्या कहता है? वो कह दिया उसने, मैंने पढ़ा दिया है, अपनी किताबों में रखना है उसने। ये तो पढ़ाने लगा हूँ आगे। वो कहता है फिजिकल एसेट तो ट्रांसफ़र किया है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए, तो लेसर अपनी किताबों में लीज एसेट को नॉन करंट एसेट्स में शो करेगा। लीज रेंटल्स के बारे में क्या कहता है? मेरे अल्फाज पे गौर ही नहीं कर रहे। लीज रेंटल्स के बारे में क्या कहता है? नहीं पता। लीज रेंटल्स के बारे में कहता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर उन्हें रिकॉर्ड करो, या कोई और अप्रोप्रिएट बेसिस मिले तो वो भी आज बता देता हूँ, ठीक है। पता नहीं किधर चले गए थे। तो सादा बात, ऑपरेटिंग लीज में जो रेंटल्स हैं IFRS 16 उन पे लगता है, और वो कहता है, वो जो कहता है अभी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो एसेट है उसके बारे में इसने क्या कह दिया कि इसको शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स में। अब आगे वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला जुमला जो है ना, ये जो पैरा है, इसको समझाने के लिए मैं बात करने लगा हूँ कि अगर तो आपने ऑपरेटिंग लीज पर, अगर आप लेसर हैं और आपने ऑपरेटिंग लीज पर कोई प्लांट एंड मशीनरी को मशीन दे दी है, मशीनरी, तो इससे आने वाले किरायों पे तो IFRS 16 लग गया, कल सीख लिया था हमने। लेकिन इस मशीनरी पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इस पे अपना स्टैंडर्ड IS 16 लगेगा और उसके रूल्स लगेंगे। और अगर आपने एक लेसर हैं और लीज पर दे दी है लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसके रेंटल्स पे क्या लगेगा? IFRS 16, वो अपनी जगह कायम है, ठीक है। लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये PPE नहीं हो सकती अगर रेंटल पर्पस के लिए है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर IAS 40 लगता है, ठीक है। बेसिकली ये बात पहले उस डिब्बे में लिखी हुई थी कि लीज रेंटल्स पे तो लगेगा IFRS 16। अगर मशीनरी है तो वो PPE रेंटल IFRS 16 से पूछो, और अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग है तो नज़र आएगा एसेट कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, उसके रेंटल के लिए IFRS 16 से पूछो। इज इट क्लियर? यानी कि लीज के ऊपर सिर्फ मूवेबल एसेट्स नहीं जा सकते, ऑपरेटिंग लीज पे इमूवेबल दे सकते हैं, लेकिन उस एसेट का ट्रीटमेंट किताबों में लेसर की बदल जाएगा। अगर उसने मूवेबल कोई एसेट दिया है रेंट पर तो उस पर लगेगा IAS 16, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नजर आएगा। और लीज रेंटल्स का तरीका कल पढ़ा दिया था, वो जो कहा था IFRS 16 ने।
और अगर लेसर ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है रेंट पर, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा IAS 40, वो नजर आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और उसके रेंटल के ऊपर लगेगा IFRS 16। क्लियर? इसकी पिक्चर जल्दी से ले लें। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करके बनाते जाएंगे आज। ये नंबर 1 ये हो गया। अब मैं ज़रा अंग्रेज़ी पढ़ाना चाह रहा हूँ। पहले अंग्रेज़ी पढ़ लें, पहले पिक्चर ले लें। अच्छा जी, अब बच्चे नोट करने लग गए हैं। जल्दी करें ना, फिर मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं। कुछ बच्चे जिन्हें नोट करना होता है ना, वो साथ साथ नोट कर लिया करें थोड़ा बहुत, वरना पिक्चर ले घर पे कर लिया करें। वैसे तो ये ऐसे ही बस मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दी बात, असल में तो ये पढ़ाना था यहाँ से। क्या कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, कह रहा है एसेट विल बी शोन इन एन अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ PPE और एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स कैरिंग वैल्यू। मतलब कैरिंग वैल्यू दोनों की सूरत में डिफरेंट होगी। मशीनरी दी है किराए पे, तो मशीनरी PPE है, तो वहाँ पे कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ रेंटल के ऊपर IFRS 16 लगा है, एसेट को उसने इधर ही भेजा हुआ है। और अगर रेंट पे दी है आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसका कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल है। इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, IAS 40 भी थोड़ा सा आगे IAS 21 के अंदर भी जाके करना पड़ेगा, एक आधे और टॉपिक में भी यूज़ होना। तो जितना उतना तो नहीं जितना पढ़ के आते हैं FAR 1 में आप, वो तो फिर पूरा टॉपिक है, उसका नोट आ जाता है। और इस दफ़ा भी आया था, ठीक है, आया था ना, पता नहीं दिया नहीं पेपर इस दफ़ा जी, आया था, मतलब वो दोनों उसी तरह से नोट करते जैसे मॉक में आया था। अच्छा, तो अब अगर एसेट इमूवेबल है जो लीज पर दिया है, तो उस पर IAS 40 लगाना है हमने, और उसके लिए कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल है। हाँ, उससे आने वाले रेंटल पे सिर्फ लगेगा IFRS 16। ठीक है, ये बात यहाँ पे की हुई। एसेट विल बी शोन इन एन अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ PPE और एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू अगर PPE है तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन भी हो सकती है, और लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन भी हो सकती है, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो या वो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस पे हो सकती है, या वो फेयर वैल्यू पे हो सकती है, वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं होती IAS 40 में। बस ऐसी बात है, आगे पढ़ लो। आगे कहता है अ लेसर शैल प्रेजेंट अंडरलाइंग एसेट, वही जिसकी बात हो रही है, यानी हमारा मशीनरी या लैंड बिल्डिंग, सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अंडरलाइंग एसेट। कि जो अंडरलाइंग एसेट सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग जिसको लीज पे दिया है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर आपने उस एसेट की नेचर के हिसाब से प्रेजेंट करना है। ये समझा रहा था मैं आपको। उस एसेट की नेचर अगर PPE वाली है तो PPE में प्रेजेंट करो, उस एसेट की नेचर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली है तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्रेजेंट करो। क्लियर है? आगे चले। आगे कहता है जी इनकम स्टेटमेंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज्ड एसेट द लेसर्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल इंक्लूड इन प्रॉफिट और लॉस डेप्रिसिएशन आएगी, रेंटल इनकम, यही दो चीज़ें आई थी ना कल। आगे वो कहता है डेप्रिसिएशन तो एज एन एक्सपेंस चली गई, इन रेंटल एज फॉर द लेसी दिस इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात वो आगे कर रहा है, ठीक है, रेंटल इनकम के बारे में। क्या कहता है? कहता है जी रेंटल या लीज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज इज रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर लीज टर्म अनलेस another systematic basis is more representative of time pattern which benefit is derived। अब स्टैंडर्ड ने भी यही कहा स्ट्रेट लाइन पे रखना है। हाँ, अगर कोई और अच्छी बेसिस नज़र आ जाए, अब आपको नज़र नहीं आनी, आपको सवाल में उसने दे देनी है। एक मिसाल से समझा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हमने कर ही लिया था। हाँ, एक सवाल बनाते हैं जी, दूसरी बात आज हम ये कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा एक छोटा सा कि रेंटल इनकम जो है वो दो साल की लीज़ है, और रेंट जनाब
पहले साल के एंड पे आना है 100 रुपया, दूसरे साल के एंड पे आना है 200 रुपया, 220 कर लें, थोड़ा डिफरेंट फिगर आ जाएगी, 220। तो टोटल रेंटल कितना आना है हमें इस लीज से 320 रुपये। अब ये जो लेसर है इसने ये एसेट दिया है लेसी को और वो यूनिट्स बनाता है, यानी कि कोई मशीनरी है, ठीक है। और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि पहले साल में लेसी इससे 50 यूनिट्स बनाएगा और दूसरे साल में 30 यूनिट्स बनाएगा। तो टोटल कितने यूनिट्स आ गए। अब नज़र आ रहा है सवाल के अंदर कि फ़ायदा स्ट्रेट लाइन बेसिस पर नहीं है। पहले साल इस एसेट से फ़ायदा ज़्यादा आ रहा है, दूसरे साल में कम आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा पहले साल में होगी और कम अगले में। तो फिर रेवेन्यू, ये जो रेंटल इनकम है ये भी पहले साल में ज़्यादा होनी चाहिए और अगले में कम होनी चाहिए। अब करेंगे क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन था ना जी। अब सोल्यूशन बना लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस हो तो क्या होगा जी, 100 रुपये की इनकम पहले साल में आएगी, 220 की इनकम दूसरे साल में आएगी। हम यूँ करते थे, ईयर 1 100, ईयर 2 220, टोटल 320। इसको हम कहते थे जी, इसकी जो है ना आप पर ईयर रेंटल इनकम निकाल लें स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, तो रेंटल इनकम आ जाती थी अगले स्टेप में। ये जो काम करते आ रहे थे और जो नॉर्मली होता है सवालों में, अभी दूसरा काम उसने करवाया नहीं कभी। तो रेंटल इनकम हम निकालते थे 320 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनिट्स की बेस पर चलें, इसको यूनिट्स मेथड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं। मैं डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, वो आपको करनी आती है। स्ट्रेट लाइन पे आपने डेप्रिसिएशन करनी है या यूनिट्स पे तो आपको पता है, ठीक है ना। मैं तो आउटपुट मेथड को अब लगा रहा हूँ किस पर, ये लेट से 2020 है, ये 2021 है। तो ये 2020 का रेवेन्यू रिसीव हुआ, 2021 का रिसीव हुआ। हमने कहा नहीं जी, ये इनकम रेंटल इनकम हम इस तरह से नहीं रिकॉर्ड करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे करेंगे। ये हमने कल सीख लिया था, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब अगर आउटपुट मेथड लगाना है तो 2020 के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे जी टोटल रेवेन्यू पकड़ो और उसको टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड कर लो। ये रुपीज़ मैंने लिख दिया, माजरत, बहुत माजरत, 80 यूनिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने 80 यूनिट्स करना है तो हमारे पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाया करती है, ठीक है जी। तो 2020 के अंदर कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स का फ़ायदा आया, तो फिर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, सॉरी इनकम जी इनकम कितनी आ गई, 200। और 2021 के लिए यही काम दोबारा, वैसे तो रेट पर यूनिट निकल आया तो काम चला सकते थे, लेकिन मैं फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है जी। डिवाइड बाय 80 यूनिट्स इंटू 30 यूनिट्स इस साल के 120। तो ये बस उसने कहा है कि वैसे तो स्ट्रेट लाइन बेसिस ही है, अनलेस के कोई और बेसिस ज़्यादा बेहतर तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही हो, तो वो और ज़्यादा बेहतर वाली बेसिस सवाल में आपको बताएगा, तभी यूज़ करोगे ना। बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रेट लाइन ही है, स्टैंडर्ड ने भी यही कहा हुआ है, ठीक है। ये आज की दूसरी बात मैंने लिख ली। को पिक्चर वाले हैं तो पिक्चर ले लें, फिर मैं पढ़ा दूँ क्या लिखा हुआ था, वैसे पढ़ लिया था हम, ठीक है। तो ये मैंने कल कहा था ना आपको कि फिर किसी वक्त बात कर लेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन पे ना हो तो कैसे इनकम रिकॉर्ड होगी। फिर डाटा सवाल को उस हिसाब से देना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे ऐसे एसेट को डेप्रिसिएट करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर इस रेंटल इनकम को रिकॉर्ड किया, टोटल रेंटल इनकम को ओवर लीज टर्म, ठीक है। तो ये कह रहा था वो कि रेंटल इनकम या लीज इनकम, जो ऑपरेटिंग लीज वाली होती है वो रेंटल ही होता है, इज़ रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट on a straight line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which benefit is derived, ठीक है जी। अगली बात कहता है जी, rentals are not segregated into principal and, कोई अमाउंटेशन स्केजुअल नहीं बनाते थे, ऐसा ही है। और रेंटल इनकम ऑन स्ट्रेट, अच्छा ये तो ऊपर कर लिए, ठीक है।
नेक्स्ट रिलेटेड कॉस्ट यानी आईडीसी वगैरह, ठीक है। वो कहता है जी अ लेसर शेल रिकॉर्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इनकर्ड इन अर्निंग द लीज इनकम एज एन एक्सपेंस। कहता है कि जी जो भी खर्चे हैं उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेटेड कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। अब वो अलग बात है कि अगर इस कॉस्ट का फ़ायदा 3 साल पे फैला हुआ है तो कॉस्ट को एक्सपेंस बनाते हुए भी 3 साल ही किया था हमने। रिलेटेड कॉस्ट थी आईडीसी रिलेटेड कॉस्ट, उसको एक्सपेंस बनाना है, ये कह रहा है, बनाना है बिल्कुल। लेकिन नज़र क्या आ रहा था, 3 साल की लीज़ है, तो ये जो हमने वकील को आईडीसी पे कर दी, खर्चा किया है, इस खर्चे से हमें फ़ायदा कितने साल आना है, 3 साल। तो फिर इसलिए उसको एक्सपेंस तो बनाएंगे लेकिन 3 साल पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, ठीक है। आईडीसी के बारे में लिखा हुआ है अलग उसने, ठीक है। रिलेटेड कॉस्ट उसके बाद आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसर is in negotiating, arranging, operating lease are added to carrying amount of lease asset and recorded as an expense over the lease term on the same basis as the lease income, ठीक है, over the lease term। सही है। तो आईडीसी किस पर रिकॉर्ड की हमने, वैसे तो उसने सारी रिलेटेड कॉस्ट के बारे में क्या कहा है, उनको एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन मैंने साथ ही आईडीसी भी समझा दिया आपको कि आईडीसी भी एक्सपेंस आउट ही होना था, लेकिन मसला क्या था, इसका फ़ायदा अगले 3 साल आना था, तो हमने फिर इसको 3 साल में फैला के किया। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या है जी, द डेप्शन पॉलिसी फॉर डेप्शिएबल एसेट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद लेसर्स नॉर्मल डेप्शन पॉलिसी फॉर सिमिलर एसेट्स एंड कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद 16 और 38। आप इंटेंजिबल भी दे सकते हैं लीज पर। तो वो कह रहा है कि अगर आपने प्लांट मशीनरी 20% पे डेप्शिएट करना रखा हुआ है अपने वाला, तो जो किराए पे दिया उसको भी 20% ही रखना, बस कंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। वो अलग से नहीं है, ये भी वही है, ओके। खुद यूज़ कर रहे हैं या किसी को देकर उससे रेंटल्स कमा रहे हैं, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस, एसेट है तो इम्पेयरमेंट लॉस भी उसको हो सकता है। लेसर शेल अप्लाई एसेट टू डिटरमिन वेदर अंडरलाइंग एसेट सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज इम्पेयर्ड और नॉट एंड अकाउंट फॉर एनी इम्पेयरमेंट लॉस आइडेंटिफाइड। वही बात है, ये 16 में आ गया तो फिर सारा रूल उसी हिसाब से लग रहा है, ठीक है, सही है। अब अगला नोट आप नहीं पढ़ सकते फिलहाल, आगे बढ़ें। डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर ऑपरेटिंग लीज। लेसर क्या डिस्क्लोजर देता है जी, कल मैंने नोट बनवा दिया था आपको, नोट बनवाया था ना, लीज इनकम। अच्छा, डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, नोट के अंदर लिखना। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेट है ना, जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और नोट्स, इनमें से कहीं पे भी आपने लिख कर दे दी चीज़ तो वो कहलाएगी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है लीज इनकम, यानी लीज इनकम क्या है, लीज रेंटल्स। और लेस ऑपरेटिंग लीज वाला लेसर जो है उसकी लीज इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट, रेंटल ही होता है ना। तो लीज इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है उसका, रेंटल इनकम, लीज रेंटल्स, लीज इनकम यानी लीज रेंटल्स। तो लीज रेंटल्स की बात करें तो वो लीज रेंटल्स क्या नोट में आते थे, अच्छा वैसे आ भी रहे थे शायद, लेस देन 1, 1 to 2 मैच्योरिटी एनालिसिस में, लेकिन वो फ्यूचर के आ रहे थे। तो जो कमा लिए हैं वो फिर इनकम स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है लीज रेंटल्स को आपने डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर में कह रहा है लीज रेंटल्स को डिस्क्लोज करना है, सेपरेटली डिस्क्लोजिंग इनकम रिलेटेड टू वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन, अच्छा ये दैट डू नॉट डिपेंड को छोड़ो, सेपरेटली डिस्क्लोजिंग इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट। अब ये वेरिएबल लीज पेमेंट क्या है, कोई बता दे। चेंज होता रहता है किराया, जैसे पहले साल किराया था 1000, दूसरे में हो गया था 1100, तीसरे में हो गया था 1300, ये है वेरिएबल लीज पेमेंट। ये गलत है, ये आपने गलत बोला है। ये वेरिएबल कैसे है भाई, ये फिक्स है। एग्रीमेंट में पहले दिन बैठ के हमने कहा था कि ये पहला किराया 100, अगला 150, अगला 180, अगला 210। ये किसने कहा वेरिएबल है, ये तो फिक्स है। जो इंक्रीज बाय 10% है वो डे 1 पे बैठ के डिसाइड कर लिया था, वो फिक्स्ड है। दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल लीज पेमेंट। अब समझाता हूँ वेरिएबल लीज पेमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे भाई सामने फोटोकॉपी सामने ही बैठे हुए हैं, ये फोटोकॉपियर ने जो फोटोकॉपी मशीन है ख़रीदी नहीं है, मिसाल के तौर पे इन्होंने लीज पे ली हुई है। तो जो लेसर है उसने कहा हुआ है कि भाईजान आपने हर रोज़ 1000 कॉपियाँ इससे निकालनी है, किराया आपका है 10,000 रुपये महीना। लेकिन अगर आपने किसी दिन 1000 से ऊपर कॉपीज़ निकाली तो आपको हर कॉपी के हिसाब से 1 रुपया एडिशनल देना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ वेरिएबल लीज पेमेंट,
ठीक है। फिक्स क्या है? मंथली 10,000। वो मंथली 10,000 अगले साल वो कहते जी हर 6 महीने बाद बढ़ जाना है, हर साल बाद बढ़ जाना है, तो वो को वेरिएबल नहीं हो जाता, वो पहले डिसाइड होता है कि 10% बढ़ना है। तो पहले साल 10,000 था, अगले साल 11,000 हो जाए, अगले साल 12,000 हो जाए। दिस इज नॉट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? भाईजान 1000 कॉपियों से ऊपर जो आप करेंगे ना, उसको पर कॉपी 1 रुपये और आपको पे करना पड़ेगा। मशीन आप ज़्यादा चला रहे हैं, गर्म हो जाती है फिर, ठीक है, सही है। तो वेरिएबल लीज पेमेंट ये होती है। समझ आ गई बात की? नहीं फिक्स, नहीं फिक्स, 1 रुपया फिक्स्ड है। अगर 1100 कॉपियाँ होंगी तो 100 रुपये, 100 कॉपीज़ पे 100 रुपये पड़ेंगे, और अगर किसी महीने में 1300 हो गई तो 300 पड़ेंगे, किसी में तो ये तो वेरी कर रहा है विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो वेरिएबल पोर्शन आ गया उसके अंदर, ठीक है। कॉस्ट ना पढ़ो, अब पिछली क्लास पढ़ा ली जी। तो लीज इनकम सेपरेटली डिस्क्लोजिंग इनकम, बस वो यही कह रहा है। अगर वैसे ऐसा हुआ कभी नहीं, टेस्ट नहीं हुआ, होना भी नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई थी, पढ़ा दी आपको। क्यों कह रहा है? अगर आपने कोई लीज रेंटल्स कमाए हैं, तो अगर कोई वेरिएबल लीज, जैसे अब जो फोटोकॉपियर का लेसर है, उसने कहा जी मेरी इस साल की रेंटल इनकम बनती है, जो फिक्स वाला था वो बनती है 1,20,000 किराया आया मुझे, लेकिन बीच में ना कुछ महीनों में इसने बढ़ाकर भी प्रोडक्शन की थी, तो उससे हमें लेट से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आया है। तो 1,20,000 जमा 10,000, 1,30,000 शो अलग कर दो, वो कह रहा है बस ब्रेकअप कर दो, और कुछ नहीं है, वो भी किराया ही, जहाँ वो भी लेसर को ही रहा है, इसका एक्सपेंस है, लेसर की इनकम ही है। लेकिन बस जहाँ इनकम लिखनी है वहाँ पे लिख दो लीज रेंटल फिक्स्ड वाला, और नीचे वेरिएबल वाला अलग अलग करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, सही है। आगे क्या लिखा हुआ है छोड़ो उसको, ऐसे हर चीज़ थोड़ी ही पढ़नी होती है। दैट डू नॉट पता नहीं क्या अच्छा, लीज इनकम यानी लीज रेंटल्स के बारे में बताओ, और उसके बाद मेच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स बताओ, टू बी रिसीव्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ ईच ऑफ फर्स्ट 5 years प्लान प्लस अ टोटल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग ईयर्स। यही कर रहे थे हम, ठीक है। तीसरी चीज़, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 36, 38, 40, 41 फॉर एसेट्स सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज। अगर आपने कोई एसेट PPE दिया हुआ है लीज पर, 36 भी लगा लेना। अगर 36 लगा है तो उसके अपने, यानी वो कह रहा है जो बाकी स्टैंडर्ड हैं उनके अपने डिस्क्लोजर लगने हैं। अगर आपने कोई इंटेंजिबल दिया है तो इंटेंजिबल के अपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी अपनी लगेंगी। कोई आपने भैंस लीज पर दे दी है, उसकी IAS 41 के अपने स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स लगेंगे। वो ये कह रहा है बस, ठीक है, कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन वाली जो हैं वो भी लगेंगी उन एसेट्स पर जो सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज हैं। वही तो आपको ऊपर भी समझा के आ रहा हूँ कि हमारे पास जो एसेट पड़ा है उसकी नेटूरे देखो, नेटूरे समझते हो, नेचर देखो, उसकी नेचर क्या है, बस उसके ऊपर वो स्टैंडर्ड लगेगा। सिर्फ लीज रेंटल के ऊपर जो है IFRS 16 लगा है। और IFRS 16 ने सिर्फ ये बताया है कि ये वाली जो लीज है ना, 5 टेस्ट में सबके 9 आंसर आ जाएं तो ये ऑपरेटिंग लीज है, एसेट को अपनी किताबों में रखो। अब रखो किस तरह से, वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से पूछो, जो उनसे वाला एसेट है वो वाला स्टैंडर्ड लगाओ, ठीक है जी स्टूडेंट। क्या मतलब? आप इंटेंजिबल लीज पे नहीं दे सकते? इंटेंजिबल क्या एसेट नहीं है, लायबिलिटी होता है। एसेट तो कहते आए हैं, किराए पे दे दिया तो उसके ऊपर तो लीज रेंटल के ऊपर IFRS 16 लग गया। अब चूंकि 5 टेस्ट का जवाब नो है तो IFRS 16 ने कहा भाईजान कीप एसेट इन यूर बुक्स। अब यूर बुक्स में किस पे रखोगे? IAS 38 के मुताबिक कॉस्ट पर या रीवैल्यूएशन मॉडल पर, वो नोट वोट सारा कुछ वो कह रहा है कि ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। ऐसे ही IAS 41 भी अब तो आपने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसिड है तो बस वो आपका अपना बायोलॉजिकल एसिड है, उसका आप दूध नहीं बेच रहे, उसका किराया आ रहा है, आपको आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। ये रह गया था, ऊपर नहीं लिखा उन्होंने, नीचे अलग कर दिया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन IAS 16 फॉर आइटम्स ऑफ PPE सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज। भाईजान ऊपर ही कर देते, ये भी बीच में ऐड कर देते, अलग से क्या पैरा डालने की जरूरत थी। खैर अब उसने डाल दिया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बताओ। अ लेसर शैल प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब? हमने जी मशीनें लीज पर दी हुई हैं, ये मतलब इनकरेज कर रहा है कि बता दिया करो मशीन है लीज पर और 5 है, दैट्स इट। क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। और
A lessor shall provide qualitative and quantitative explanation of the significant changes in carrying amount of the net investment in finance lease. Nature of lessor's leasing activities, nature बता दो आप, और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एनी राइट दैट लेसर रिटेन्स इन, ये क्या है यार, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क एसोसिएटेड क्या है, क्या रिस्क हो सकता है, बैड डेट हो सकते हैं, बिल्कुल बैड डेट, इसकी मैनेजमेंट क्या की है बता दो। ये जनरल डिस्क्रिप्शन वाले मतलब डिस्क्लोजर्स हैं, आपका कभी ये टेस्ट नहीं हो लेकिन लिखा हुआ बता दूँ कि क्या कह रहा है, कि अगर आपने कोई रिस्क है बैड डेट का मैनेज किया, क्या मतलब आपने सिक्योरिटी ले रखी है उस, या आपने नाम रखा हुआ है, या फलां कोई लेते हैं ना, मतलब कोई ना कोई गारंटी ली हुई है, तो वो बता दें बस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ डिस्क्लोज करो, ठीक है, बता दो मैनेजमेंट कैसे किया आपने रिस्क एसोसिएटेड विद, ठीक है जी। एनी राइट्स, राइट्स क्या हैं, लीज रिसीवेबल है, अगर आपका ये फाइनेंस लीज है, और रेंट रिसीवेबल है, ये मैंने मिसाल के तौर पर बताया, ये आपकी अगर ऑपरेटिंग लीज है तो यही है ना आपका राइट, उस लेसी से आपने क्या रिसीव, क्या राइट है आपका, लेसर क्या राइट है आपका, अगर फाइनेंस लीज है तो वैसे ठीक है, ऊपर कहानी जो है वो पैरा 92 के हेडिंग दूसरी चल रही थी, लेकिन मैंने वैसे बात बता दी कि लेसर के पास क्या राइट होता है, लेसी से क्या लेना होता है उसने, अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो लीज रेंटल, और अगर वो फाइनेंस लीज है तो लीज रिसीवेबल। तो इसके बारे में क्या खतरा है, बैड डेट होने का, कैसे मैनेज किया है बता दो, ठीक है। मेरे ख्याल में ना काफ़ी अब ऐसे बदअज़मी हो जाती है, थोड़ी सी थेरी फिर सही, आगे दूसरी थेरी पढ़ते हैं, नई थेरी पढ़ते हैं, ठीक है। हम पेज नंबर, ठीक है, ये पेज टिक कर लें, ये पेज हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 फिलहाल हो गया, ये साला सफ़ा, ये सारा 45 46 जी। कुछ लेसर के बारे में बात हो जाए। लेसर क्या करता था, कोई भी लीज देखकर 5 टेस्ट लगाता था, प्राइमरी इंडिकेटर्स 5 टेस्ट लगाता था, और या तो फिर वो टेस्ट लगने के बाद लीज फाइनेंस बन जाती थी या लीज ऑपरेटिंग बन जाती थी। और मेरे प्यारे बच्चों, लेसर की बस ये 2 ही टाइप्स हैं लीजेस की। अब लेसर बदलेगा एक आध दिन में हमारा। लेसर जो है वो बाज़ार से ख़रीद के लीज पर एसिड देने की बजाय खुद बना के भी लीज पे देने लग जाएगा, या उसका काम ही यही होगा, एसिड्स मंगवा के डीलर होगा बेचना, तो वो लीज पे भी देने लग जाएगा। तो लेसर की किस्म तो बदलेगी, लीज की किस्में अब लेसर की यही 2 ही हैं, ठीक है। सही है और सही है। अच्छा, ये तो दोनों फिर हमने पढ़ ली, इसका मतलब है अब बस लेसर की नस्ल बदलेंगे एक आध दिन में, लेकिन लेसी के बारे में हमने ऐसी कोई बात नहीं की। प्यारे बच्चों, IFRS 16 के आने से पहले जो पुराना स्टैंडर्ड था ना IS 17 लीजेस का, वो कहता था लेसी की लीज भी फाइनेंस और ऑपरेटिंग है, ठीक है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर IFRS 16 ने आके थोड़ा सा अपना एक्स डाला, ठीक है, और कहने लगा लेसी की लीज तो एक ही है, तो इसको हम कह देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल मतलब, नॉर्मल कौन सी लीज है, नॉर्मल कौन सी लीज है, जो हमने पढ़ी है, जो हमने पढ़ी है उसमें क्या करते थे, राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी। नॉर्मल कौन सी है अल्लाह के बंदो गुंगो, रिकॉर्ड, जो अब नॉर्मल नहीं है। ये वखरे स्टैंडर्ड बनाने वाला भाई बने हैं, स्टैंडर्ड ऐसी एग्जांपल्स करता होता है ना, ऐसी डेफिनेशंस, रिकॉर्ड, राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। ये जी हमारी नॉर्मल लीज थी। नॉर्मल लीज इसलिए कह रहा हूँ कि बस यही हमने पढ़ी है अभी तक। अब IFRS 16 ने कहा देखो भाई,
लेसी भाई, अगर तो नॉर्मल लीज़ में चलना चाहो तो सारे जहान की सारी लीजेस को इसी में चलाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लीज़ पर एसेट लेते हैं 6 महीने 8 महीने के लिए। अब 6-8 महीने के लिए आपने एसेट लिया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओ, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी रखो, डेप्रिसिएशन करो। करना चाहो तो बेशक करो, और वैसे आपस की बात है, मार्केट में लोग यही करते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? इस तरफ नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि बेहतरीन अपनी एक्सेल शीटें बनी होती हैं, सारे वो एक दफ़ा मेहनत करके फॉर्मूले लगाए होते हैं, एसेट आया इधर फेंका, सारी वर्किंग खुद हो जाती है, फिगर्स लिखे। बात कर रहा हूँ तो वो जो चल रहा होता है वो चलने देते हैं। लेकिन मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि लीज तो भाई यही है ऐसी तुम्हारे पास, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम लीज शॉर्ट टर्म के लिए करवाओ एसेट। शॉर्ट टर्म का मतलब होगा 12 महीने उससे कम, ठीक है ना। साल से कम अरसे के लिए अगर लीज पर एसेट लिया है तो वो क्या है, ये बिल्कुल अलग तरह बात इस वक्त हो रही है, इसका पिछली बात से फिलहाल तो कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करो भाई, अगर आपने साल से कम अरसे के लिए लीज पर एसेट लिया है तो हम आपको इजाज़त देते हैं इस मुसीबत में ना पड़ो, राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली कहानी ना करो, एक सिंप्लीफाइड अप्रोच अपना लो। हमने कहा क्या कहते हैं, इंट्रो नहीं पढ़ी हुई तुम लोगों ने? बस वही है, रेंट डेबिट, वो कैश डेबिट रेंट क्रेडिट, अच्छा लेसी है सॉरी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सुकून से एंट्री करो जैसे करते थे। हमने कहा कोई और भी गुंजाइश, कोई और भी एग्जाम्पशन हमें मिल सकती है इससे? ने कहा हाँ एक और सूरत भी है। वो दूसरी सूरत ये है कि लीज तो आपकी शॉर्ट टर्म नहीं है, वो तो साल से ज़्यादा है, लेकिन है लो वैल्यू एसेट की। किसकी जी? अब लो वैल्यू एसेट भी एक अजीब मुसीबत है। जब स्टैंडर्ड शुरू में आया था तो स्टैंडर्ड में बनाने वालों ने इसके लिए कोई पता नहीं कुछ डॉलर से एक मतलब एक थ्रेशोल्ड रख दिया था कि जी इतने डॉलर मिसाल के तौर पे ये लो वैल्यू कहलाएगा, इससे नीचे वाला, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ने कहा नहीं ये तो मुनासिब नहीं है। स्टैंडर्ड बनाने वालों ने शुरू में जब ड्राफ्ट चल रहा था उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ते हैं हम जजमेंट पर। किस पर? जजमेंट पर। और एग्जाम्पल्स बता दी। एग्जाम्पल्स के अंदर स्टैंडर्ड ने लिख दिया मोबाइल है जी, लैपटॉप है जी, इस किस्म की 2-4 चीज़ें लिख दी, फर्नीचर हो गया, 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दी और फिर हमारी जजमेंट पे छोड़ दिया। लेकिन साथ ही एक बात बता दी कि लो वैल्यू एसेट मेरे हिसाब से वो एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को यूज़ करके ले तो सकती थी, लेकिन लोगों को आदत होती है, ठीक है। अब हमने, ये हमारी कंपनी है, ये सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमने डिसीजन ये लिया कि इन सब को एक एक लैपटॉप मिलना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, हम ये सारे लैपटॉप 2-3 लाख का लैपटॉप आ जाए अच्छे से अच्छा भी, ठीक है, तो हम ये सारे लैपटॉप ख़रीद सकते थे। लेकिन हमने कहा यार, जैसे कारोबारी बंदे का जहन होता है, यार ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, ये पैसा इधर क्यों फंसाएं, तो कारोबार चल रहा है इसके अंदर चलाएं। बैंक कह तो रहा है कि लीज़ पे आपको दे रहे हैं, कमाते रहेंगे तो किस्तें देते रहेंगे, तो लीज़ करवा लिया। अब ये क्या किया इन्होंने, फंड्स अपने से एसेट अरेंज हो सकता था लेकिन उसको लीज़ करवा लिया। तो इसको स्टैंडर्ड ने कहा मैं लो वैल्यू एसेट कहता हूँ। फिर उसने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया मोबाइल फ़ोन, पता नहीं टैबलेट देख लेते हैं अभी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, फर्नीचर, ऐसे 2-3 एग्जांपल्स देकर फिर उसने हमारी जजमेंट पे छोड़ दिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें आई जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन है। कौन सी एग्जाम्पशन है जी? इसको कहता है स्टैंडर्ड रिकग्निशन एग्जाम्पशंस। रिकग्निशन ऑफ व्हाट? रिकग्निशन ऑफ व्हाट? रिकग्निशन ऑफ राइट ऑफ यूज एंड, यही तो कर रहे थे इस लीज में, रिकग्निशन ऑफ व्हाट? राइट ऑफ यूज, रिकग्निशन ऑफ लीज, यही रिकॉर्ड कर रहे थे ना, इसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सिंप्लीफाइड अप्रोच की तरफ जाना है, ठीक है। तो रिकग्निशन एग्जाम्पशन हम आपको दे सकते हैं। जहनों में आया व्हाट इज मेंट बाय रिकग्निशन एग्जाम्पशन, या किस चीज़ की रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन है? तो मैंने आपको थोड़ा सा बता क्या दिया कि इसका मतलब क्या है, क्या रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन मिल रही है आपको? राइट ऑफ यूज़ की और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की एग्जाम्पशन दे देते हैं। माफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। कब रिकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलेगी जी, कब रिकग्निशन एग्जाम्पशन मिलेगी? स्टैंडर्ड ने कहा अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज है,
शॉर्ट टर्म लीज है, या दूसरी सूरत क्या थी, आपकी लो वैल्यू एसेट की लीज है, लो वैल्यू एसेट लीज है। ये दो सूरतें ऐसी हैं कि इन दो सूरतों के अंदर आपको माफ़ी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लीज होती कौन सी है, ज़रा इस पर एक आधा जुमला बखेरें ज़रा फूल। इफ़ लीज इज़ फॉर लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, इफ़ लीज इज़ फॉर लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है जी, 12 मिलियन नहीं, आपको क्या पता, लेस देन 12 मंथ्स अपना रूल बनाया हो, लेस देन 12 मिलियन तो ये शॉर्ट टर्म। और लो वैल्यू एसेट के बारे में स्टैंडर्ड ने कोई थ्रेशोल्ड नहीं बताया, स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स बता दी। स्टैंडर्ड ने कहा जी लो वैल्यू एसेट मसलन मोबाइल्स, मसलन लैपटॉप्स, मसलन फर्नीचर एट्सेट्रा। वैसे गाइडेंस क्या है, मतलब स्टैंडर्ड ने ये कहा कि जी ये वो एसेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने, लो वैल्यू वही है ना जो हमारे हिसाब से उसकी कोई इतना मसला नहीं है हमारे लिए, मतलब जो अपने फंड से खरीद सकते थे इसके बावजूद क्या करवा लिए लीज, तो वो लो वैल्यू है। कुछ एग्जांपल्स दे दी। अगर आई कैप टेस्ट करेगा तो वो इनमें से किसी का नाम लिख कर ही टेस्ट करेगा, ठीक है, ओके। तो रिकग्निशन एग्जेम्पशंस समझ आती है बात। चलो अब इसमें भी क्या है जी, ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। रिकग्निशन एग्जेम्पशन लेनी है या नहीं लेनी है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन। क्या मतलब, क्या मतलब, आपने इन दो पर रिकग्निशन एग्जेम्पशन लेनी है, आपके पास ऑप्शन है, लेना चाहेंगे, हमने कहा जी ऑप्ट कर लिया, ऑप्टेड, ऑप्टेड तो फिर क्या कर लो, आसानी, कलर डिफरेंट करता हूँ, ऑप्टेड, अगर ऑप्ट कर लिया इस ऑप्शन को तो आपको रिकग्निशन एग्जेम्पशन दे दी गई, ठीक है। और अगर आपने इसको ऑप्ट नहीं किया तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम आपको तंग करें, आप फिर वापस इधर जा सकते हैं। और मैं आपको कह रहा था प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑप्ट नहीं करती कि यार नवी हमें पसूड़ी पै जानी, ठीक है ना, चल रहा है सारा कुछ तरतीब में, इसको भी डाल दो, तो अगर साल में ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म, ना ख़त्म हुआ वह होता है ना कि आपने नवंबर दिसंबर में लीज़ करवाई और 8 महीने की तो अगले साल में तो चली गई ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ बैलेंस आ भी जाए, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन है, लाजमी नहीं है, मस्ट नहीं है, ठीक है। तो लेसर के सवाल हों तो सवाल पे 5 टेस्ट लगेंगे, सबका जवाब यस तो सब में से किसी एक का जवाब भी यस तो फाइनेंस, और उसकी अकाउंटिंग याद है, एसेट किताबों से निकल जाएगा वो सारा कुछ, ठीक है। और अगर सारे नो आ गए तो ऑपरेटिंग, परसों किया था, कल भी सारा दिन यही काम किया था, ठीक है। लेसी का जो है, लेसी की समझो एक ही तरह की लीज़ है, और वो कौन सी है, नॉर्मल लीज़, जिसके अंदर हम राइट ऑफ यूज़ और लीज़ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, इस वाली अकाउंटिंग से एग्जाम्शन मिल सकती है अगर शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट की लीज, और वो भी क्या है, ऑप्शन है, चाहो तो एग्जाम्शन ले लो, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है, आसान है, नहीं चाहो तो करो वही मुश्किल काम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हमें मिली हुई है, एक आसानी, क्या मिली हुई है जी, आसानी, चाहो तो अवेल कर लो, चाहो तो अवेल ना करो, ठीक है बच्चों, सही है। अब इसकी थोड़ी सी अंग्रेजियाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये पेज 45 के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है, वो पढ़ें, ज़रा पढ़ें, समझ में आती है सारी कहानी पढ़ने के बाद। यार ये 24 पे ही कर दो थोड़ा, दोनों थोड़ी देर के लिए, नहीं ठंड लगेगी।
जी, a lessee may elect, must नहीं, may elect not to apply requirements to record and measure right of use and lease liability to short term leases and less leases for which underlying asset is of low value। तो ये रूल मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब अगले सफ़े पे माशाल्लाह आपको पता है अंग्रेजियां हैं जो बड़ा मसला करती ही हैं हमें, तो इनको पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म लीज के बारे में स्टैंडर्ड ने कुछ बातें की, लो वैल्यू के बारे में कुछ बातें की हैं, ये बातें पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सवाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हिम्मत है, हौसला है, कोशिश करेंगे थ्योरी को थ्योरी की तरह ना पढ़ें, एग्जाम्पल्स बनाता रहता हूँ मैं, ठीक है। A lease that at commencement date has a lease term of 12 month or less including extension period। एक्सटेंशन वाली बात को तो चलो देखो, मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स बना रहा हूँ। एग्जांपल 1, ऐसे छोटी छोटी एग्जांपल समझने के लिए। 2 महीने की लीज है, दो महीने की लीज है और एक्सटेंड करके 7 महीने हो जाते हैं, तो टोटल कितने बने? 9 मंथ्स। तो ये कौन सी लीज कहलाएगी? शॉर्ट टर्म लीज। सात माह की लीज है और एक्सटेंशन इसके अंदर 9 महीने की हो सकती है, तो टोटल कितने बन गए? तो स्टैंडर्ड कहता है ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहलाएगी, एक्सटेंशन को शामिल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट टर्म लीज है नहीं है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कहता है 7 महीने की ही लीज है, लेकिन विद परचेज ऑप्शन प्राइस, लेकिन लीज के अंदर एक हमें परचेज ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि एसेट लेसी लीज टर्म के एंड पे फेयर वैल्यू से कम प्राइस पर खरीद सकता है। याद है ना परचेज ऑप्शन? तो विद परचेज ऑप्शन है। ओहो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो स्टैंडर्ड कहता है अगेन मेरी तरफ से, अगर किसी लीज़ के अंदर मेरी इजाज़त नहीं रहेगी, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है कि अगर आपके पास लीज़ के एंड पर परचेज ऑप्शन आ रहा है लेसी, तो आप इसको शॉर्ट टर्म लीज़ नहीं कह सकते। हालांकि वो है शॉर्ट टर्म, लेकिन उसमें पीओ आ गया, परचेज ऑप्शन आ गए, प्राइस आ गई, परचेज ऑप्शन आ गया, तो फिर ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 थी जी, पढ़ें ज़रा ये पॉइंट 1। A lease that at commencement date has a lease term of 12 month or less including extension option। समझ आ गई इस बात की? इंक्लूडिंग यानी कि 7 महीने नहीं लेने, 7 जमा 9 करके देखना है, 2 जमा 7 करके देखना है, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शन, ठीक है। A lease that is commencement has a lease term of 12 month or less including extension option। अच्छा, अगली बात कहता है अ लीज दैट कंटेन्स अ बार्गेन परचेज ऑप्शन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज इवन इफ इट इज़ फॉर 12 मंथ्स और लेस। ये आपके ऊपर पॉइंट 3 भी आ गया, ठीक है जी। एग्जाम्पल 3, ओके। जी 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 जी, जाहिर है फिर ऐसा ही होगा। अच्छा चलें एक और एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी ऐसे ही। अच्छा जी, आपके पास एक कार है 1 और एक कार है 3, 2 कर लो, चलो। ये कार्स आपके पास हैं,
ठीक है, और ये कार आपने 7 मंथ्स के लिए ली हुई है लीज़ पर, और ये कार आपने 9 मंथ्स के लिए ली हुई है लीज़ पर, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ली हुई हैं आपने कारें लीज़ पर। ठीक है, सही है, शादी के 6 महीने के लिए, शादी के बाद फिर। अच्छा, तो ये कार 7 महीने और 9 महीने के लिए आपने लीज़ पर ले रखी है। ऐसे ही आपने एक प्लांट जो है वो 6 माह की लीज़ पर ले रखा है, और आपने एक दूसरा प्लांट भी है वो 11 महीने की लीज़ पर ले रखा है। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है, हैं तो ये सारे ही शॉर्ट टर्म पे लिए हुए एसेट्स, आप कहते हो जी इस पर मैं नॉर्मल लीज़ रखूँगा यानी राइट ऑफ यूज़ वगैरह करूँगा, और कार 2 को जो है वो मैं रिकग्निशन एग्जेम्पशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, यानी मैं सिंप्लीफाइड अप्रोच रखना चाहता हूँ। तो सही है, ये स्टैंडर्ड ने इससे मना कर दिया। स्टैंडर्ड ने कहा ये नहीं हो सकता। अगर आपकी सिमिलर एसेट्स दूसरे इस जैसे एसेट्स यानी आपके पास 2 कारें पड़ी हैं, दोनों शॉर्ट टर्म वाली हैं, तो या तो दोनों को नॉर्मल में रखो, पुराने तरीके से करो, या दोनों को रिकग्निशन एग्जेम्पशन पे लेके आओ, नए तरीके से करो। ठीक है, यानी कि आप इस पूरी क्लास ऑफ एसेट को ले सकते हो रिकग्निशन एग्जेम्पशन, रिकग्निशन एग्जेम्पशन। ठीक है जी, यानी कि सिंप्लीफाइड अप्रोच, इसको क्या कह सकता हूँ मैं? नॉर्मल लीज नहीं है, ये क्या है जी? सिंप्लीफाइड अप्रोच है, आसानी है। ठीक है, और पूरे का पूरा प्लांट जो है वो नॉर्मल लीज पर रखो। नॉर्मल कौन सा होता है जी? एक मिनट, ये बंद होकर ज़रा चल ले एक बार। नॉर्मल वही पुराना, इसकी इजाज़त है आप। क्या मतलब? पूरी क्लास को, एक आपके पास काफ़ी सारी शॉर्ट टर्म लीजेज हैं, पूरी क्लास को शॉर्ट टर्म लीज वाली को आप एग्जाम्पशन रिकग्निशन एग्जाम्पशन में ले जाओ, और दूसरी पूरी क्लास को आप नॉर्मल में रखो, इसकी इजाज़त है। लेकिन वो काम नहीं कर सकते कि कार 1 को शॉर्ट टर्म में रख लो, कार 2 को सिंप्लीफाइड में, यहाँ प्लांट 1 को जो है वो नॉर्मल वाला रख लो और प्लांट 2 को सिंप्लीफाइड, इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ें ज़रा। यानी कि दिस इज़ अलाउड, एक इधर एक उधर अलाउड, लेकिन क्लास में से एक इधर एक उधर, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है जी। ओ व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, पढ़ के देखें जी। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? शॉर्ट टर्म लीज की। आगे हो सकता है लो वैल्यू के लिए कोई और बात की हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। थ्योरी तो नहीं लग रही ना, और गपशप ही लग रही है ना बस। जी स्टूडेंट, किसने किसने? लेसी तो 5 टेस्ट लगाते ही नहीं बेटा, लेसी की तो ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज होती ही नहीं है। वो देखेगा अपने रूल्स के हिसाब से, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो यूज़फुल लाइफ पे, विल नॉट ट्रांसफ़र तो शॉर्टर ऑफ यूज़फुल लाइफ और लीज टर्म पे। लेसर अलग लेसी अलग, पहले ये बात करो, इधर लाओ। लेसी 5 टेस्ट नहीं लगाता, तो वो लेसर ने दिया है, उसकी किताबों में अकाउंटिंग है। हो सकता है लेसी की किताबों में वही नॉर्मल है। ये भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह, एक जगह लिखा हुआ है इसीलिए आपके लिए, बिल्कुल करेंगे दोनों।
उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वैसे ये बहुत पहले सवाल कर लिया आपने, बाकी बच्चों को समझ नहीं आनी कि बात क्या हो रही है, लेकिन चलें तब दोबारा चूँकि हो ही जानी है। भाई ये सवाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीज पर देगा तो ये भी डेप्रिशिएट करेगा, वो लीज पर लेगा नॉर्मल अकाउंटिंग करे तो वो भी डेप्रिशिएट करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्या मसला है इसमें। ये अपने पीपीई को डेप्रिशिएट कर रहा है और वो उस राइट को डेप्रिशिएट कर रहा है जो उसको यूज़ करने के लिए मिला है, उसकी कॉस्ट उसने पे की है, वो उस राइट ऑफ यूज़ को डेप्रिशिएट कर रहा है और ये अपने पीपीई को कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अभी तो एक और मसला भी आना है आपको, वो भी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। वो मसला ये आना है कि इसने किताबों से निकाल देना है और इसने रिकॉर्ड करना नहीं है। अभी तो ये भी बात आएगी, हवा में होगा एसिड, हवा में, कोई मसला नहीं भाई, अलग अलग अकाउंटिंग है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेसर को अलग रखो। ऐसे ही आपने छेड़ दिया है मुझे, वैसे बेटा अभी मौका नहीं आया। ये बहरहाल बात, ये दोनों बातें एक जगह लिखी हुई हैं और ये दोनों बातें इंशाल्लाह आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही है, इसको कबूल कर लिया आपके दिमाग ने और दिल ने। लेसर ने नहीं, उसको तो छोड़ो जो बात अभी। लेसर ने आप अपने पीपीई को डेप्रिशिएट करना है, सही हो गया। अब उसने आगे दिया किराए पे, तो उसने पैसे नहीं भरे, तो जो पैसे भरे हैं उसको किस लिए भरे हैं, ताकि वो एसिड को यूज़ करे। तो वो राइट ऑफ यूज़ जो है उसकी कॉस्ट है, जितना अरसा यूज़ करना उतना अरसा डेप्रिशिएट कर रहा है। वो भी सही है, ये भी सही है, अपनी अपनी जगह पे। वो पीपीई में रखेगा, ये IFRS 16 का राइट ऑफ यूज़ एसिड बनाएगा। चलें आगे, चलें, इजाज़त है। ओके, अच्छा ये पढ़ लें, फिर आगे एग्जांपल्स बाद में। लो वैल्यू एसिड की कहानी शुरू हो गई है जी। लो वैल्यू एसिड क्या है? एन एसिड कैन बी ऑफ लो वैल्यू इफ लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसिड विद ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू लेसी, मींस कैन बी परचेज्ड बाय लेसी इटसेल्फ। ठीक है, एंड द एसिड इज नॉट हाईली, एक मिनट पहले एग्जाम्पल, फिर वो पढ़ते हैं दोबारा जाके। वैसे समझ तो आ ही जानी है, लेकिन चलो कोई नहीं, ज़रा इस तरह अच्छी सी समझ आ रही है। ठीक है यार, आप इतनी देर से ये सोच रहे थे, ये तो कब की बात कर ली थी कि अभी जेहन में आया था? जब सवाल आया करे फ़ौरन जेहन में तो पूछ लिया करो। मैं यही कहूँगा ना कि यार रुक जाओ ज़रा कुछ अर्सा, कभी नहीं भी कहूँगा। लैपटॉप है जी 3 लाख रुपए का, ना करो, ऐसे ही है। अच्छा लैपटॉप लेने जाएं तो लेकिन ये हमारे इस इंटर रिलेटेड, हमारे इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये कोई इंटर रिलेटेड एसिड नहीं है। ठीक है जी, तो क्या ये लो वैल्यू एसिड है? ये बिल्कुल है। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड ने कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगाया, माजरत के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड ने आपकी जजमेंट पे छोड़ा है, लेकिन चूँकि कुछ एग्जांपल्स नाम के साथ लिख दी, तो वो जब भी आएंगी तो लो वैल्यू ही है। ठीक है, लो वैल्यू एसिड होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगे 3 लाख का लैपटॉप क्या है। ठीक है, अच्छा एक है असेंबली मशीन, कौन सी जी? जहाँ पे हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी होंडा है हमारी कंपनी, और यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल हो रही हैं, तो असेंबली मशीन ये हमने ली है जनाब 30 मिलियन की। क्या ये लो वैल्यू है? खुदा का खौफ करो, सोच भी रहे हो आप कि ये लो वैल्यू है? मतलब आपको सोच आ रही है कि लो वैल्यू, कुछ खुदा का खौफ करो। नहीं, फिर भी लो वैल्यू नहीं है। लो वैल्यू लैपटॉप है, फर्नीचर है, मोबाइल है, बस ये तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी एक और बात भी आएगी, खैर छोड़ो बेटा, वो नहीं है ना कॉमन सेंस, तो क्या कर सकते। पेंट स्प्रे मशीन एक हमने रखी हुई है, पेंट स्प्रे मशीन, वो जो ऐसे करके पेंट करती है, वो वाली रखी हुई है। वो हमने सिर्फ 60,000 की ख़रीदी है। ठीक है, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है दूसरे एसिड्स के साथ, यानी उसके बगैर प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। तो हालांकि इसकी अमाउंट बड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन ये लो वैल्यू एसिड नहीं। बेटा वो यही तो कह रहे हैं ना, जजमेंट वाले आ गए थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे करेंगे जजमेंट, तो ये उन्हीं के लिए बात की जा रही है कि अगर जजमेंट वाला ये कहे कि मेरी जजमेंट में तो फिर ये भी लो वैल्यू है,
ये भी लीज़ कराए बगैर डेफिनेशन पे उतर रहा है, हम ख़रीद भी सकते थे, तो इसको लो वैल्यू कह ना दें। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर ये इंटर रिलेटेड है तो फिर ये जितना 10 रुपये का भी है तो ये लो वैल्यू नहीं है। फिर माजरत के साथ अब पढ़ लेते हैं। An asset can be of low value if lessee can obtain benefit from use of asset with own resources, यानी खुद खरीद सकता था, and underlying asset is not highly dependent on or highly interrelated with other assets। ये दोनों शर्तें पूरी हैं। पहला, खुद खरीद भी सकता था, अब 60,000 वाला खुद खरीद सकता था, लो वैल्यू कहने लगे थे आप, लेकिन वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, फिर नहीं हो सकता। ठीक है, पार्ट 2 शुरू कर लें भाई आप।